आज हम इस वीडियो में यूपीएससी सी सेट पेपर के लिए जो हमारे पैसेज आते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। हमने कल एक वीडियो में बात की थी कि आप अगर मैथ रीजनिंग आपकी प्रॉब्लम है सी सेट पेपर में, जिनका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सी सेट पेपर को लेकर। उनका जीएस बढ़िया होता है बट सी सेट पेपर को काफ़ी प्रॉब्लम आती है उनको। तो वो कैसे सी सेट पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी कल वाली वीडियो में, सिलेबस के बारे में, और पिछले एनालिसिस भी किए थे क्वेश्चन कुछ हमने। तो आज मैंने आपको बताया था कि 25 या 30 के आसपास 25 प्लस क्वेश्चन यानी सी सेट के पेपर में पैसेज के पूछे जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 20 के आसपास आपके पैसेज सही होने के चांस है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। अगर अभी आपके गलत हो रहे हैं कुछ पैसेज यानी 10-20 पैसेज करने के बाद भी, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसेज का आंसर है वो पैसेज के अंदर ही हो। और जो लेखक की पूर्व धारणा वाले इंजम्पशन वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको जो आंसर देना है यहाँ पे क्वेश्चन का वो इसके अंदर से ही देना है, आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। जो क्वेश्चन जो पैसेज आपको बोल रहा है, लेखक आपको कह रहा है, उसके आधार पर आपको उसका आंसर देना होता है। और आपके ज़्यादा पैसेज गलत हो रहे हैं, बट आप अगर एलिमिनेशन मेथड से जाते हो और पॉसिबिलिटी के आधार पर आप क्वेश्चन को करते हो, आपका सी सेट में अगर पैसेज सही से करते हो। और सेकंड प्रायोरिटी हमने रीजनिंग को दी थी कि हम रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं यानी 15 प्लस क्वेश्चन हमने देखे थे कि 15 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो यहाँ पे हम 10-12 क्वेश्चन ऐसे मान के चले कि हम आसानी से कर सकते हैं। अगर अभी लास्ट 80 दिन बचे हैं हमारे पास, तो हम प्रैक्टिस करते हैं हर 3 घंटे सी सेट के लिए, तो भी हम रीजनिंग को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग मैथ के जितना हार्ड नहीं होता है। और मैथ को हमने तीसरे नंबर पर रखा था कि मैथ को हम थोड़ा कम करेंगे। अगर हमारे जो सिंपल क्वेश्चन है उनके अगर 4-5 क्वेश्चन तक हम कर पाते हैं तो सही है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, मिक्स अप्रोच अपना कर चलेंगे कि हम पैसेज और रीजनिंग और मैथ को, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए जिनकी मैथ कमज़ोर है और रीजनिंग कमज़ोर है, वो हम पैसेज पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और आपको डरना नहीं है कि आपका सी सेट पेपर नहीं होगा, सी सेट पेपर जरूर होगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आज इसमें आपको कुछ परिच्छेद जो है जो पैसेज करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस, कि आपके पैसेज क्यों गलत हो रहे हैं। आपको ये पैसेज दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको प्रैक्टिस करना है पहले, और आपका आंसर क्या आ रहा है और गलत आ रहा है या सही आ रहा है वो आपको देखना है वीडियो को बाद में चलाकर कि आपका गलत क्यों आया, और जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ मेरा आंसर कैसे सही हुआ है। और आपको इसी पर मैंने काफ़ी सारे पैसेज इसी तरह प्रैक्टिस किए और लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ आंसर सही निकल कर आ रहे हैं। तो आपको ये नहीं कि 5-10 पैसेज करने के बाद आपको ये लगने लगेगा। आपको अगर 50 पैसेज कर रहे हो, अगर गलत हो रहे हैं तो आप देखो कि आपके गलत क्यों हो रहे हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे पैसेज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी आएंगे। अदरवाइज आपका सी सेट फिर मैथ भी नहीं आ रही है, रीजनिंग भी नहीं हो रहा है, पैसेज पे आप कर नहीं पा रहे हो, तो फिर गलत ही होगा फिर। तो आपको क्या करना है, पैसेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 2-3 पैसेज लेंगे आज इसमें, आपको ध्यान से देखना है, पहले पॉज करके आप पढ़ो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से और इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़कर अपना आंसर पहले निकालो कि आपका आंसर क्या रहा, और मैं जो आंसर आपको दिखाने वाला हूँ वो क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। ऊपर क्या दिया गया है, निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था, पहला परिच्छेद है जो हम पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। ये है पहला पैसेज जो मैं पढ़ने वाला हूँ, आपको कराने वाला हूँ। आपने पढ़ लिया हो, इसका आंसर निकाल लिया हो, अब आपको देखना है कि आपका आंसर सही या गलत क्यों आ रहा है, आपको ध्यान से देखना है। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में जरूर सुनते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 पहले से ही जल की तंगी है। 76% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है। और जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रहे हैं शहरीकरण एवं औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय, केंद्र का विषय नहीं। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लगी रहती है कि मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी बेसिन पर आधारित रीति से संघटकों क्षेत्रों और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए।
अब इतना पैसेज पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे जो जल की कमी को लेकर बात कर रहा है ये पूरा पैसेज, और यही हमारा कीवर्ड होगा, जल की तंगी यानी जल की कमी को लेकर, और नदियों को आपस में जोड़ने और जनसंख्या की बढ़ रही है उसके कारण पानी की कमी हो रही है उसको लेकर हमें लेखक पूछ रहा है। तो आगे बढ़ते इसे, उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आंकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि, और साथ साथ नदी और जल भर की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब आपने ये पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको थोड़ा समझा रहा है कि ये जल की कमी को लेकर उसके बारे में बात कर रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश में, उसकी कमी को लेकर बात कर रहा है, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, उसी पर लेखक हमें पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पढ़ना आपको अगर समझ आ गया होगा आपको ये पैसेज, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त व्यवहारिक और तत्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। आपको अगर कोई वर्ड हिंदी में समझ नहीं आ रहा है वो आपको इंग्लिश में समझ लेना है, क्योंकि ये ट्रांसलेट भाषा होती है थोड़ी, तो ये थोड़े हार्ड वर्ड होते हैं, तो आपको इंग्लिश वाले देख लेने अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये तत्कालिक कार्रवाई की मांग कर रहा है कि क्या हम ऐसा सर्वाधिक युक्तियुक्त व्यवहारिक तत्कालिक कार्रवाई कर सकते हैं जिसकी जल की कमी को पूरा किया जा सकता है बढ़ती जनसंख्या के साथ। तो पहली स्टेटमेंट है, जल के बंटवारे का राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है, इसको छोड़ते हैं एक बार। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी ऐसी नहीं लग रही कि ये थोड़ी हवा में बात कर रहा है, पैसेज से हटकर बात कर रहा है ये स्टेटमेंट कि सभी नदी तंत्र को जोड़ा जाना चाहिए और विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा कहीं हमने पढ़ा कि ऐसे सभी नदी तंत्र को जोड़ने का जो काम है वो एक तत्कालिक कार्रवाई नहीं हो सकती है, कि उसमें समय लगता है। अगर देश में इतनी नदियां उनको जोड़ेंगे तो उसमें सालों साल लगेंगे, वो तत्कालिक तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। तीसरी स्टेटमेंट और देखते हैं, जल के अधिक्य वाले क्षेत्रों को और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। तो नहरें बनाने के लिए कितना समय लग सकता है पूरे देश में, अगर आपस में नहरें बनाई जानी चाहिए जहाँ पे जल की कमी है उसको पूरा करने के लिए, तो वो एक तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसमें भी काफ़ी समय लगता है और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ऐसा हमारे पैसेज में नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को भी हम गलत करते हैं। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जल कृषि सेक्टर और उद्योग को हम अगर जल कम देंगे तो फिर हमारी फसलें कम होगी और उद्योग कैसे चलेंगे। तो ये तो ऐसा हमारे पूरे पैरा में पैसेज में नहीं किया गया कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कृषि और उद्योग क्षेत्रों में जल की मांग तो बढ़ेगी, उनको पूरा करना हमारा ही काम है, हमारे राज्य का काम है। तो ये स्टेटमेंट भी पॉसिबिलिटी के साथ हम कह सकते हैं गलत है। अब स्टेटमेंट एक बचती है जो इसका आंसर होगा, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए, जो कि हमने पढ़ा था कि जो जल है राज्य का विषय है उसके अंडर में आता है, तो उनको एक जो राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाना चाहिए। अब ये पूरा पैरा पढ़ के आपको, पैसेज पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि हमने पैसेज को पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि ये जल की कमी को लेकर बात कर रहा है और उसके लिए हमारे पास क्या सलूशन होने चाहिए आगे आने वाली, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, कृषि क्षेत्र में भी पानी की कमी हो रही है और वहाँ पे भी पानी की ज़्यादा लागत है। तो फिर हमारे पास क्या सलूशन होना चाहिए जो तत्कालिक कार्रवाई में, तुरंत कार्रवाई में हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ये पॉसिबिलिटी के आधार पर यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये गलत हो रहे हैं तीनों ही डायरेक्ट। अगर हम इनको पढ़ते हैं, हम थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाते हैं कि सभी नदी तंत्र को जोड़ना संभव भी नहीं है, पैसेज में कहीं भी नहीं कहा गया है। क्या संभव है सभी नदी तंत्र को जोड़ना? तो ये गलत होगी। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, जल के अधिक्य वाले क्षेत्र और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। तो ये भी क्या है, तुरंत कार्रवाई वाला काम नहीं है और ना ही ऐसा हमारे पैसेज में कहा गया है कहीं भी, तो ये भी नहीं है। तीसरा बिल्कुल गलत है कि कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों को जल को कम कर देना चाहिए, तो फिर जनसंख्या के साथ कृषि भी बढ़ेगी और उद्योग भी बढ़ेंगे, तो हम तो जल की कमी उनको, ये नहीं कि अगर फसलों को हम पानी नहीं देंगे, खेतों में हम पानी नहीं देंगे, हमारी थिंकिंग पे आधार पे हम अगर इसे गलत करना चाहिए तो भी कर सकते हैं, बट हम पैसेज के आधार पर टिके रहेंगे कि लेखक हमसे क्या चाह रहा है। तो इसका आंसर ए होगा। अब आपका आंसर क्या आया है? अगर ए आया है तो अच्छी बात है, अगर इनमें से कोई आंसर निकाला आपने तो आप सोचो कि आपका आंसर गलत क्यों आया है, आपने कहाँ पे मिस्टेक की है इस परिच्छेद में पढ़ने में। आपको लेखक की जो
क्या कर रहा है यहाँ पे वो नहीं समझा रहा है, तो आपको सोचना है ये। नेक्स्ट और करते हैं, आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें ये होगा कि हम हाँ कर सकते हैं। अगर एक दो पैसेज करके छोड़ रहे हो, आप स्किप कर रहे हो, तो फिर नहीं होगा ये। चलिए आप इस परिच्छेद को पढ़िए, पॉज करके वीडियो को और अपना आंसर निकालिए। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ के इसको अपना आंसर निकालिए और फिर देखिए वीडियो। तो चलिए मैं यहाँ से परिच्छेद को पढ़ रहा हूँ कि श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग एक चौथाई भारतीय पुरुष एनीमिया से ग्रस्त हैं। अध्ययन के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप जितना उत्पादनशील हो सकते थे उससे कहीं 5% से 15% तक उत्पादनशील है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है, जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। ठीक है, किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर है, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है और भारत के जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। ये पूरा पैरा हमें आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य और सुपोषण पर आधारित है, क्योंकि अगर आज बच्चों में कुपोषण की समस्या हो रही है तो वो आने वाली समय में अपने क्या होगा, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। उसके बारे में हमें यहाँ पे लेखक पूछ रहा है कि यहाँ पे सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है इस परिच्छेद में निहितार्थ को कौन सा। इस जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे हमें इस पैसेज में से बताने हैं। अब हमने इसका जो कीवर्ड है वो समझ लिया। अब हम थोड़ा स्टेटमेंट को देखते हैं पहले, अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से पढ़ेंगे। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ऐसा शिक्षा प्रणाली के बारे में कहीं भी आया, क्योंकि यहाँ तो स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि और सुपोषण की बात हो रही है, क्योंकि हमने कुपोषण के बारे में पढ़ा है कि ये अनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां बढ़ रही है आज के समय में, लेकिन आने वाले बच्चों में भी ये हो रही है, तो उनका कैसे क्या होगा। तो शिक्षा के बारे में तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं कही, तो इस स्टेटमेंट को तो कोई मतलब ही नहीं है, इस पैसे से वैसे ही गलत है। सेकंड, कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। तो कौशल स्किल प्रोग्राम का यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो बात सुपोषण की हो रही है। बच्चों में अगर कुपोषण है, उनके स्वास्थ्य के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौशल विकास कार्यक्रम का तो कोई वो है नहीं, पैसे से कोई रेट ही नहीं है, इसको भी गलत कर देना। आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसको छोड़ते हैं, एक बार नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा स्टेटमेंट पर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट में आर्थिक विकास की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आर्थिक समृद्धि की बात कर रहा है कि हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा पैसेज हमें यही कह रहा है कि जो आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य सुपोषण पर जो आने वाली हमारी पीढ़ी बच्चे हैं उनको कैसे सुपोषित किया जाना चाहिए, उनमें ये जो बीमारियां हैं आज एनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस जैसी वो उनमें ना हो। तो उसके लिए ये यहाँ से आप पढ़िए कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है और भारत के जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिसमें वास्तव में निपटना चाहिए हमें। यानी हमें जो कुपोषण है बच्चों में उससे निपटना चाहिए, यही हमारी उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों, अदर और बाकी कहाँ पे जाएं, ये कह रहा है कि केवल कौशल युक्त कामगारों पर, और जो कौशल युक्त नहीं हो उनके लिए क्या करें, फिर उनको कुपोषण से मरने दें। तो ऐसा तो इस पैसेज में नहीं है, ऐसा लेखक की पूर्व धारणा नहीं है, ना ही उसकी मूल धारणा है कि ऐसा हमें बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, इसका आंसर डी निकल के आएगा। इन तीनों स्टेटमेंट का पैसेज से कोई भी रिलेट नहीं है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली कौशल विकास और कौशल युक्त कामगारों या केवल कोई इससे रिलेट ही नहीं करता है। इसका आंसर डी होगा। आप ऑफिशियल आंसर की में भी देख लेना, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। तो अब आपको समझ आ रहा है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको परिच्छेद करने के लिए। ये ऐसे ही नहीं आता है कि आपने पढ़ा और इसका आंसर दे दिया यहाँ से, नहीं, आपको लेखक की मूल धारणा को समझना पड़ेगा और जो अंजम्पशन वाले पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन आते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। जो ऑथर हमें क्या कह रहा है, लेखक हमें क्या पूछना चाह रहा है, इस पैसेज का कुछ तो जो है हमें यहाँ पे
यहाँ पे दिया गया है कि हमें समझना चाहिए, थोड़ा हमें दिमाग लगाना है, कुछ एग्जामिनर का और कुछ लेखक का दिमाग लगाकर हमें आंसर करना है। और सबसे बड़ा ये कि आपको एलिमिनेट करते जाना है, स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो। सबसे बढ़िया ये है कि सीसेट पेपर में एलिमिनेट होती है स्टेटमेंट, क्योंकि जिस जैसे शिक्षा प्रणाली का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है पूरे पैसेज में, तो हमें इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। कौशल विकास के बारे में हमें इस पैसेज में कुछ भी नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करते जाना और प्रैक्टिस करनी है। हमने ये 2 पैसेज किए जो नॉर्मल पैसेज है। अब थोड़ा एक पूर्वधारणा वाले पैसेज आते हैं, उनको करते हैं, यानी अंजम्पशन वाले जो काफ़ी हार्ड से होते हैं। इनका ठीक है, हमें पैसेज से हमने इसमें आंसर दे दिया, ये जो हमें डायरेक्ट पैसेज है यहाँ से आंसर मिल गए, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट पूर्वधारणा वाले क्वेश्चन है, मेरा पैसेज आप वीडियो को पॉज कीजिए और अगेन इस पैसेज को पढ़िए अच्छे से, और इसका आंसर आप करिए। उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर गलत क्यों आ रहा है और सही आ रहा है तो कैसे, मतलब आप ऐसे ही पढ़ रही हो क्या, आपका सही है कि नहीं। 1-2 आंसर सही आने से भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसेज आ रहे हैं सही, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसेज प्रैक्टिस किए उसके बाद आपको ये बता रहा हूँ कि पैसेज 1-2 सही होने से आपको यही नहीं सोचना है कि मेरे सारे पैसेज सही होंगे, क्योंकि इनमें 99% एक्यूरेसी होती है। 100% कोई नहीं करेक्ट कर सकता कि 100% इसका आंसर यही होने वाला है। कुछ ऐसे होते हैं जो अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, पूर्वधारणा वाले, वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो आप इसको पढ़िए। तो ये है पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती है, ठीक है। हमें समझ आ रहा है कि ये हमें जो स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है पर्यावरणीय समस्याओं से। तो नेक्स्ट बढ़ते, जीवन शैली में सारगर्भित बदलावों से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती है, ठीक है, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। क्यों? पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं, तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता दिखाई देती है। अगर आपको ये शब्द समझ नहीं आ रहे तो आप इंग्लिश वाला देख लीजिए, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया पैसेज। अब हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड और पर्यावरणीय समस्याओं से रिलेटेड हमें पूछ रहा है लेखक हमसे। पूर्वधारणा यही है कि लेखक की कि स्वास्थ्य पर हमें कैसे ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हमें उसका उपचार मिल सके, और पर्यावरणीय समस्याओं के साथ साथ उसको साथ लेकर, मतलब पर्यावरण की समस्याएं भी ना हो और स्वास्थ्य भी स्वस्थ हो, दोनों चीज़ एक साथ लेकर चलनी है हमें। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद से निकाली जा सकने वाली सर्वाधिक तार्किक पूर्वधारणा को सर्वोत्तम रूप से उपलक्षित करता है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमें संभवतः रोकथाम की उपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, ठीक है। पर्यावरणीय हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। तो ऐसा इस पैसेज में हमने पढ़ा ये, तो ऐसा सरकार के बारे में कहीं जिक्र कर रहा है कि सरकार का काम है, यहाँ हमारा काम है, राज्य का काम है, किसका काम है, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रहा है। इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा एक बार ये कर देते हैं कि ये सही नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। तो मैंने आपको बताया कि पर्यावरणीय समस्या और स्वास्थ्य को साथ में लेकर चलना है, यहाँ पे अलग अलग नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। फिर पर्यावरणीय समस्या रहेगी तो स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान देंगे। अगर पर्यावरण में हमारे पर्यावरण प्रदूषण है जैसे, तो फिर स्वास्थ्य तो खराब होना ही है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। चौथी स्टेटमेंट, पारंपरिक जीवन शैली की लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं करा है हमें। आप फिर से पढ़िए इस पैसेज को यहाँ से कि पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, ठीक है, इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच फर्क ला सकते हैं, तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए, ऐसा नहीं कह रहा है, ये स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट ए बचती है, इसको आंसर टिक कर दो। क्यों? क्योंकि हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। यानी लेखक की इस पैसेज में पूर्व धारणा ये है कि यदि हमने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया आज, तो आगे जाकर हमें उपचार में ज़्यादा अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। यही
इस पूरे पैसेज में हमें लेखक की पूर्वधारणा नजर आ रही है कि आज अगर हमने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया और पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो हमें आगे जाकर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। यही इस पैसेज में बोल रहा है और इसका आंसर ए होगा। अब आपको पूर्वधारणा वाले भी समझ में आ रहे हैं कि इसका आंसर डायरेक्ट इस पैसेज में नहीं मिलने वाला है। आपको लेखक यानी ऑथर की जो पूर्वधारणा है, अंजम्पशन है, उसको समझना पड़ेगा और वो समझ आएगा आपको प्रैक्टिस करके। और आपने ये पैसेज को पढ़ा, उसके बाद आपने अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ा और एलिमिनेट करते जाओगे कि जो चीज़ इससे रिलेट ही नहीं है पैसेज से उसको आप गलत कर दो, और जो चीज़ थोड़ी बहुत रिलेट हो रही है लेखक की पूर्वधारणा से तो उसको आप एक बार छोड़ के दोबारा से, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है दो स्टेटमेंट में, आप फिर से पैसेज को फिर से पढ़ो और फिर से उसका आंसर निकालो। आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। पूर्वधारणा वाले भी काफ़ी हार्ड होते हैं और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको बता दिया, 50 अगर परिच्छेद कर रहे हो पैसेज आपके गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करो, लेकिन उससे क्या करो कि आपके पैसेज गलत क्यों हो रहे हैं ये देखो। आप क्या नहीं समझ पा रहे हो उस पैसेज में, स्टेटमेंट को, पैसेज को, क्या हो रहा है, और आपकी प्रैक्टिस तभी होगी तब आप ऐसे पैसेज पढ़ोगे। और 2 घंटे में आपको पेपर करना है CSAT का, जिसके साथ आपको लगभग 25 प्लस पैसेज करने हैं अटैम्प्ट, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने हैं 15 प्लस, और कुछ मैथ के 5-4 मिक्स अप्रोच के साथ। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने आज इसमें 3 पैसेज देखे, आपको कुछ ज़रूर समझाया होगा। अगर कुछ भी आपको पूछना है UPSC CSAT पेपर से रिलेटेड पूछ सकते हो। अगर आपकी राय रही कि आगे ये वीडियो करनी है तो हम और भी करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हर चीज़ आती है। और मान के चलो कि अगर आप पैसेज वाले ये 25 मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए और रीजनिंग के, तो आपका CSAT नहीं रुकेगा। CSAT आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। आपको 67 नंबर लेकर आने हैं 200 अंक में से, यानी 33%, तो आप आसानी से पास कर लोगे अगर आप पैसेज वाले पार्ट को कर रहे हो। मैथ रीजनिंग में समय लग सकता है पढ़ने में, लेकिन पैसेज में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा समझने में। आपको साथ साथ में पैसेज करने हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो पूछ सकते